स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करते हैं। बड़ी और अहम जानकारी। बीजेपी विधायक दल की बैठक में जुबानी जंग, बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। और इसी बीच बड़ी जानकारी विधानसभा की आज की कार्यवाही, जहां प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी और विधानसभा की आज की कार्यवाही बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे। तो प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी कार्यवाही। बड़ी जानकारी। तो तारांकित प्रश्नों की सूची में 16 प्रश्न हैं और साथ ही अति तारांकित प्रश्नों की सूची में 17 प्रश्न हैं। तो प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी ये कार्यवाही। बड़ी और अहम जानकारी, बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां विधायक की विधानसभा की आज की कार्यवाही। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी से भी आपको रूबरू करा दे। बड़ी और अहम जानकारी। तो सीएम गहलोत लेंगे बैठक। बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम अशोक गहलोत बैठक को लेंगे। दोपहर 1 बजे सीएम आवास पर यह बैठक होगी। बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें, जहां सीएम गहलोत इस बैठक को लेंगे। बड़ी जानकारी। तो दोपहर 1 बजे सीएम आवास पर यह बैठक होगी। बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां कोविड-19 और वैक्सीनेशन को लेकर करेंगे समीक्षा। तो स्वास्थ्य विभाग के अफसर भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। बड़ी जानकारी। और साथ ही दोपहर 1 बजे सीएम आवास पर यह बैठक होगी। तो बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां सीएम अशोक गहलोत इस बैठक को लेंगे। बड़ी और अहम जानकारी। सीएम अशोक गहलोत बैठक को लेंगे। दोपहर 1 बजे सीएम आवास पर होगी बैठक। तो कोविड-19 और वैक्सीनेशन को लेकर करेंगे समीक्षा, जहां स्वास्थ्य विभाग के अफसर भी रहेंगे मौजूद। बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें, दोपहर 1 बजे सीएम आवास पर यह बैठक होगी। तो काफी अहम यह बैठक है। सीएम अशोक गहलोत इस बैठक को लेंगे। बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दिनेश डांगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, क्या कुछ जानकारी इस बैठक को लेकर? देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज कोविड-19 और वैक्सीनेशन को लेकर बैठक लेंगे। वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू होना है। जिस तरह नई पॉलिसी सामने आई है कि प्राइवेट अस्पतालों में भी वैक्सीनेशन होगा और उसके लिए चार्ज लिया जाएगा। तो राजस्थान में वैक्सीनेशन का काम शानदार हो रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद जिस तरह कई राज्यों में वायरस का स्ट्रेन बदला है, लगातार पॉजिटिव केसेज बढ़ रहे हैं, तो राजस्थान में इस तरह के हालात नहीं हो, क्या इंतजाम स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किए, इसको लेकर एक रिव्यू बैठक दोपहर 1 बजे मुख्यमंत्री आवास पर लेंगे, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा और स्वास्थ्य विभाग के आला अफसर मौजूद रहेंगे। तो लगातार शुरुआत से ही कोविड-19 ने जब राज्य में दस्तक दी, तब से मॉनिटरिंग बनाए हुए हैं और किसी तरह की ढील और चूक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नहीं चाहते कि वो खुद हर चीजें देख रहे हैं। बिल्कुल, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तमाम अपडेट भी हम आपसे लेते रहेंगे। तो सीएम अशोक गहलोत इस बैठक को लेंगे। बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। बड़ी और अहम जानकारी से दोपहर 1 बजे सीएम आवास पर होगी बैठक। तो बड़ी और अहम जानकारी। विधानसभा की आज की कार्यवाही। इसी बीच बड़ी खबर भी सामने आ रही है। प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई है कार्यवाही। बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा दें, कार्यवाही शुरू हो चुकी है। तारांकित प्रश्नों की सूची में 16 प्रश्न रखे गए हैं और साथ ही अति तारांकित प्रश्नों की सूची में 17 प्रश्न रखे गए। बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। प्रश्नकाल के साथ ही शुरू हुई है कार्यवाही। बड़ी जानकारी। वहीं विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले सतीश पुनिया क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं, आप भी सुनिए। आप दूसरे स्टेट को यदि इस बजट को कंपेयर करोगे तो इन्होंने, जैसे मैंने कहा, कॉपी की है, लेकिन कॉपी को एग्जीक्यूट करने का मादा इनमें नहीं है। इन्होंने दिल्ली की तर्ज पे या दूसरे स्टेट्स में भी आप एक एक चीज़ों को देखोगे, कहीं मध्य प्रदेश की कोई चीज़ उठाई है, कहीं कर्नाटक की, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सबसे बड़ी बुनियादी बात है कि स्कूल्स का आज भी ऐसे हज़ारों स्कूल हैं जहाँ लाइट का कनेक्शन नहीं है, ऐसे हज़ारों स्कूल हैं जहाँ बच्चियों के शौचालय नहीं है। उस
पे तो वो चुप है, उन्होंने कुछ किया ही नहीं। कॉलेज खोल दिए, लेकिन कॉलेज की फैकल्टी कहाँ से आई है? प्रिंसिपल नहीं है, बिल्डिंग्स नहीं है, अभी किराए के भवनों में चल रहे हैं, स्कूलों में कॉलेज चल रहे हैं। तो ये खाली केवल खुद ही घोषणा है। चलिए अब आपको सीधे लेके चलते हैं विधानसभा, जहां पर प्रश्नकाल के साथ कार्रवाई शुरू हुई है। ये बार बार करते रहेंगे, हटाते रहेंगे, करते रहेंगे, हटाते रहेंगे। आम व्यक्ति कनेक्शन लेना चाहता है, उसको मिलता नहीं। इनको इतने बड़े रूप में विद्युत कनेक्शन कैसे मिल जाते हैं अवैध? हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में। आप बताइए साहब, इसमें मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हो रहा और इसका स्थायी समाधान कब होगा? ये चोरी कब बंद होगी, इसका मुझे स्पष्ट बताइए। अब आप कहेंगे कि 40% हमारा, आपको भी स्पष्ट पूछे प्लीज। ये बार बार अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को जैसे मैंने बताया कि समय समय पर कार्रवाई हुई है। 2020 में कुल 23.85 हेक्टेयर भूमि से अतिक्रमण हटाया गया, 295 अवैध बोरवेल नष्ट किए गए तथा 32 सबमर्सिबल पंप जब्त किए गए और 22,800 मीटर विद्युत केबल बरामद की गई। ये सब करने के बाद इसमें आप चाह रहे मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये भारत सरकार का उपक्रम है। केवल राज्य सरकार को इसमें 5.5 लाख रुपए रॉयल्टी मिलती है। इसके अलावा हमारे हिस्से का पैसा भी एक बराबर घाटे में चल रहा है। इसका सारा नियंत्रण माननीय अध्यक्ष महोदय सामर्थ साल्ट लिमिटेड का है, भारत सरकार का उपक्रम है, भारत सरकार के अधिकारी लगे हुए हैं। अगर वो मुकदमा दर्ज कराया तो सरकार ने उनको कभी मना नहीं किया, ना उद्योग विभाग ने मना किया है। पर जब भी वो कहते हैं समय समय पर प्रशासन द्वारा, कलेक्टर नागौर, कलेक्टर जयपुर के द्वारा समय समय पर जब भी उन्होंने कहा है तभी कार्रवाई की है, अवैध चीज़ों को वहाँ से हटाया। माननीय मंत्री महोदय ने जो अपने जवाब में लिखा है कि वर्ष 19 में 40.44 हेक्टेयर भूमि अतिक्रमण हटाया, 130 अवैध बोरवेल नष्ट किए और 10 समर्सिबल पंप जब्त किए, और 20 में आपने फिर लिखा है कि 23.85 हेक्टेयर भूमि, 295 बोरवेल और 32 समर्सिबल पर आपने हटाए। तो ये जो आप इतना बड़ा काम करते हो, फिर क्यों करते हो? आप इसमें छूट ही दे दो ना कि ये तो दिल्ली का है, इसलिए जैसा वो करें वो करें। मैं आपसे इससे कह रहा हूँ कि यदि अगर इन प्रकार की एक्टिविटीज़ को रोकना है और मान लो उस सामर साल्ट को भी प्रॉफिट में लाना है, वो घाटे में बता रहा है, पर इतनी अधिक चोरी हो रही है जिसके कारण से चाहे केंद्र की सरकार को नुकसान हो, चाहे किसी को भी नुकसान हो, आखिर हमारी भी तो कोई जिम्मेदारी है कि उसके ऊपर केस दर्ज कराकर ऐसे लोगों के ऊपर जब तक आप सख्ती नहीं करोगे तो बार बार यही करेंगे और बार बार आप अपनी ताकत और अपनी शक्ति समय इसमें बर्बाद करोगे। क्यों? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष महोदय ने कहा कि आप मुकदमे दर्ज क्यों नहीं कराते? राज्य सरकार को मुकदमे दर्ज कराने का अधिकार नहीं है, ये अधिकार सामर्थ साल्ट लिमिटेड को है। वो दर्ज कराए तो हमारी तरफ से कोई मना नहीं है। मुकदमे दर्ज कराएंगे तो निश्चित रूप से दर्ज करेंगे और उन पर कार्रवाई हो। ये सही बात है, इसमें बार बार अतिक्रमण होता है, बार बार अवैध ट्यूबवेल चलते हैं, बार बार अवैध कनेक्शन भी लेते हैं, सब चीज़ें हैं। कलेक्टर नागौर और जयपुर को भी माननीय सदस्य ने गत वर्ष जब ये सवाल उठाया था तब भी हमने निर्देश दिए थे और उसके बाद उन्होंने इस पर प्रभावी कार्रवाई की है। उसके बाद भी होती है तो सामर्थ साल्ट लिमिटेड को हम कहेंगे कि उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराएं। मैं सोचता हूं कि जब आप समझ रहे हो और वो आपको समस्या बता रहे हैं और आप अपनी ताकत लगाकर इतने अतिक्रमण हटा रहे हो, मैं आपसे इतना ही जानना चाह रहा हूं कि अगर वो आपको ये शिकायत करते हैं कि ये इलीगल है, तो क्या सरकार इस बारे में उनके विरुद्ध वो लिखाए? तो उनको कह नहीं सकते क्या कि वो FIR लिखाए? मैं सोचता हूँ स्थायी हल अगर इसका होगा तो तभी होगा जब इनके विरुद्ध FIR दर्ज होकर के जो कानूनी प्रक्रिया आपको अधिकार दे रही है उसके अनुसार इन पर कार्रवाई होगी, तभी जाकर के सामर्थ साल्ट प्रॉफिट में भी आएगी और तभी जाकर के ये चल पाएगा। नहीं तो ये तो इलीगल लोग मजे लूट रहे हैं और आपको 5.5 लाख रुपए दे करके बरी हो रहे हैं। ये क्या बात हुई? माननीय मंत्री जी, कमाल है। समझता हूँ कि भारत सरकार का मामला एक ही तरीका है, राजस्थान सरकार और भारत सरकार के अधिकारी बैठकर इस पर चर्चा करें। इस तरह की स्थिति का निदान करने का रास्ता क्या है? जब तक हम लाफुली दोनों के बीच में बैठकर रास्ता नहीं निकालेंगे तब तक ये प्रॉब्लम आती रहेगी। तो विभाग स्तर पर एक बार भारत सरकार के अधिकारियों से बुलाकर या तो उनका अधिकारी अपॉइंट करें, जो केस रजिस्टर करा तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो, तो वो किसी न किसी अधिकारी को नोडल अधिकारी बनावे जो केस रजिस्टर करने का काम है। इस चीज के संबंध में सरकार को निश्चित तौर पर इनिशिएट लेकर भारत सरकार से बात करनी चाहिए। अगला प्रश्न श्री गौतम लाल। प्रश्न संख्या जी नहीं। कस्बा दरियावद, जिला प्रतापगढ़ में वर्तमान में
50 शैय्याओं युक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत है। स्वीकृत शैय्याओं की उपयोगिता वर्ष 2019 में 93.63 एवं वर्ष 2020 में 77.80% BOR रही है। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं गुणागुण के आधार पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धैर्यवत की शैय्याओं में वृद्धि किए जाने पर विचार किया जा सकेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो परसेंट निकाले हैं वो 1 साल पर के निकाले हैं। कभी तो संख्या ज़्यादा बढ़ जाती है और कभी कम भी हो जाती है। मेरा आपसे निवेदन है कि दरियात ब्लॉक का ये मात्र ये है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, इसमें संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है। दूसरा मेरा प्रश्न है, बबराना PSC सबसे पुरानी है और वहाँ जलारा ब्लॉक में कोई भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, इसलिए बबराना PSC को मंत्री महोदय उसको कर्मोन्नत करने का विचार रखते हैं। उसको PSC को कर्मोन्नत करने के बाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो धैर्यवत CSC है उसमें 2016 में 74.78% बेड ऑक्यूपेंसी रेट रही, 17 में 47.50 रही, 18 में 60.87 रही, 19 में 93.63 रहा और 2020 में 77.80 में। हालांकि हमारे नॉर्म्स 100% जो बेड वहाँ स्वीकृत है 50, वो 100% उनकी बेड ऑक्यूपेंसी रहे। उसके बाद अगर प्रेशर है तो हम शैय्याओं में वृद्धि करते हैं, लेकिन चूंकि आदिवासी इलाका है, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को ये भरोसा दिलाना चाहता हूं कि कल के बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1000 बेड बढ़ाने की प्रोविजन रखी है हमारे बजट में। तो चूंकि आदिवासी इलाका है, हम निश्चित रूप से यहाँ बेड बढ़ाने का विचार करेंगे। अगला प्रश्न अशोक लाठी। माननीय मंत्री जी ने इतना अच्छा जवाब दे दिया आपको। माननीय सदस्य, अगला प्रश्न अशोक लाठी। 77। अरे माननीय सदस्य, बात हो गई, आपका बात हो गई। अशोक लाठी 77 क्वेश्चन नंबर। माननीय अध्यक्ष, वर्ष 2020-21 में किसानों के सहकारी जीवन बीमा कवर करने के लिए दिनांक 11/9/2020 को मैसर्स श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन निष्पादित किया गया है। खंड 2, उक्त बीमा कंपनी के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त नहीं होने के कारण कंपनी को ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है। खंड 3, कंपनी को प्रथम बार ही कार्य दिया गया है एवं यह कंपनी ब्लैकलिस्ट नहीं है। खंड 4, बिंदु संख्या 1 से 3 के जवाब अनुसार कोई भी अधिकारी दोषी नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि इसमें श्री राम जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो कि 8 रुपये में बीमा कर रही थी, उसको ब्लैकलिस्ट किया गया और श्री राम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो 16 रुपये में ये उसको काम दिया गया डबल रेट में। क्या इन दोनों कंपनियों के दोनों ही श्री राम ग्रुप की कंपनी है क्या? उन दोनों कंपनियों के डायरेक्टर कौन कौन है? उन दोनों कंपनियों के शेयर किस किस के पास है? और क्या कॉमन शेयर्स भी इन कंपनियों का आपस में है क्या? मंत्री महोदय बताने की कृपा करें। और दूसरा क्वेश्चन, प्रश्न एक तो उत्तर आने दो। ये तो कंपनी का ही है। एक का उत्तर आने दो ना, फिर दूसरा प्रश्न फिर आप उत्तर ही नहीं आएगा। दूसरा साथ ही पूछ लेता हूँ अध्यक्ष। आप आराम से बिना जल्दी मत करो। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो कंपनी है इसको ब्लैकलिस्ट जो करता है वो इरडा करता है। IRDA के द्वारा किसी भी प्रकार से इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है। इसने CWC में काम किया था। CWC ने स्वयं के स्तर पर इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया है। अन्य किसी भी विभाग में अगर ये कंपनी काम करती है तो उसके लिए इरडा ने कोई इसको ब्लैकलिस्ट नहीं किया है। अध्यक्ष महोदय, 10 मार्च को इसी सदन में इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट, श्री राम जनरल इंश्योरेंस कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया गया और उसके बाद श्री राम लाइफ इंश्योरेंस को काम दिया गया। मैंने ये पूछा है कि सदन काम 8 रुपए का काम 16 रुपए में उसी ग्रुप की कंपनी को दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं वही तो प्रश्न पूछा है, क्या उसमें इसकी नोट शीट पर लिखा है कि यह 25 लाख किसानों का मामला है और इसमें सार्वजनिक सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनी को काम देने का प्रयास करें? ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिखा है। ये नोट शीट की प्रश्न पूछिए। नोट शीट में लिखने के बाद में उसको दरकिनार कैसे किया गया? उसको दरकिनार करने के क्या कारण रही है मंत्री महोदय? महोदय ये बताएं कि जो आपने इन इंश्योरेंस कंपनी को, जिसके लिए आपको किसानों के हित के लिए जो आपने
मांगा होगा, उस समय पहली बार कितने लोगों ने इसके लिए इंश्योरेंस करने के लिए किन किन कंडीशन के आधार पर अपनी अप्लाई की थी, और उसमें से आपने किस कंडीशन वाले को तो अप्रूव किया और किसको रिजेक्ट किया? माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर पर माननीय नेता प्रतिपक्ष जो कह रहे हैं और माननीय सदस्य ने जो सवाल उठाया है कि फाइनेंस द्वारा ये कहा गया था कि जो सरकारी कंपनी है उसको इसका काम दिया जाए, लेकिन सरकारी कंपनी सिर्फ LIC एक है जिसको हमने रिक्वेस्ट की, टेंडर का समय दिया गया, उन्होंने इसके अंदर अप्लाई नहीं किया। हमने टाइम बढ़ाकर दोबारा LIC को हमने लिखा, उन्होंने इसके अंदर भी अप्लाई नहीं किया। उसके बाद जो इसका टेंडर हुआ, 2 बार इसके अंदर टेंडर हुआ है जिसके अंदर रेट लगातार डबल आई है, और उसका कारण भी ये है कि जो इससे पहले जो प्रीमियम और जो भुगतान का जो अंतर है ना माननीय अध्यक्ष जी, पहले प्रीमियम जो पहले साल जो 16-17 में था उसका प्रीमियम का लगभग 2 गुना कंपनी को भुगतान करना पड़ा। दूसरी साल जो था उसमें प्रीमियम का लगभग 3 गुना कंपनी को भुगतान करना पड़ा। तीसरी साल जो था उसमें कंपनी को लगभग 1.25 गुना भुगतान करना पड़ा। तो कोई भी कंपनी इसके अंदर आ नहीं रही थी, और जो LIC है वो सिर्फ 70 साल तक ही बीमा करती है। हम इसके अंदर 79 साल तक के किसानों को इसके अंदर हम बीमा कवर करना चाह रहे थे, इसलिए LIC ने इसके अंदर मना किया और दूसरी कंपनी को इसके अंदर टेंडर दिया गया। अगला प्रश्न कांति प्रसाद, अलग ढंग से बेटे, प्लीज बेटे, अलाउ नहीं है। कांति प्रसाद अगला प्रश्न, अलाउ नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं होगा। नीचे बैठे, तरीका नहीं है, तरीका नहीं बेटे, अलग ढंग से लेके आओ, नीचे बैठे आप। जवाब झूठा ने 50 कोई अंकित नहीं होगा, कोई अंकित नहीं होगा। आई विल नेम यू, डोंट, ये गलत तरीका है। आप अलग ढंग से क्वेश्चन ला सकते हैं, मना कर रहे हैं आपको। कांति प्रसाद, प्रश्न संख्या 326। माननीय अध्यक्ष महोदय, बाल विकास परियोजना थानागाजी के अंतर्गत 185 आंगनवाड़ी केंद्र व 13 मिनी आंगनवाड़ी केंद्र, कुल 198 आंगनवाड़ी केंद्र संचालित हैं। 400 से 800 की आबादी पर आंगनवाड़ी केंद्र तथा 150 से 400 की आबादी पर मिनी आंगनवाड़ी केंद्र खोलने का प्रावधान है, जिसके अनुसार मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों को आंगनवाड़ी केंद्र में क्रमोन्नत किए जाने का प्रावधान नहीं है। मिनी आंगनवाड़ी केंद्र के क्षेत्र की आबादी बढ़ने की स्थिति में मिनी आंगनवाड़ी केंद्र के स्थान पर नवीन आंगनवाड़ी केंद्र खोले जा सकते हैं। वर्तमान में नवीन आंगनवाड़ी केंद्र खोलने पर भारत सरकार की अनुमति नहीं है। भारत सरकार स्तर ने नवीन आंगनवाड़ी खोलने की स्वीकृति प्रदान किए जाने पर नवीन आंगनवाड़ी केंद्र खोलने संबंधी कार्रवाई की जा सकती है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि आंगनवाड़ी खोलने की ये स्वीकृति कब तक मिल जाएगी, ये आप बताएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने अपनी जब से सरकार आई है और कई बार हमने भारत सरकार को पत्र लिखे, उनका जवाब नहीं आया, और 28 जुलाई 2015 को भारत सरकार ने अंतिम पत्र राजस्थान सरकार के साथ इस संबंध में किया था, भेजा था कि भी नए आंगनवाड़ी केंद्र नहीं खोलने। हमने कई बार भारत सरकार को पत्र लिखा कि राजस्थान एक भौगोलिक दृष्टि से काफ़ी बड़ा प्रदेश है और यहाँ के गांव और ढाणियों की दूरियां बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए सिर्फ जनसंख्या को आधार नहीं मानते हुए, भौगोलिक दृष्टि को आधार मानते हुए भी इसमें शिथिलता प्रदान करने की अनुमति भारत सरकार दे। लेकिन हमारे पास में इसका कोई अभी तक जवाब नहीं आया। नई आंगनवाड़ी केंद्र खोलने का माननीय अध्यक्ष महोदय, तमाम हमारे विधानसभा के अंदर जो सदस्य हैं उनकी सभी की डिमांड रहती है। समय समय पे मेरे पास में बहुत से हमारे साथियों द्वारा, सदस्यों द्वारा ये भेजा जा रहा है कि नई आंगनवाड़ी केंद्र खोली जाए। मैं माननीय प्रतिपक्ष के नेता और माननीय हमारे सभी सदस्यों से निवेदन करना चाहूँगी कि नई आंगनवाड़ी खोलने के लिए पार्टी से और इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के आप भी भारत सरकार को पत्र लिखिए, हम भी पत्र लिखेंगे। हमें अगर इसके अंदर शिथिलता मिलेगी तो निश्चित तौर पे हम नए आंगनवाड़ी खोलने में भौगोलिक दृष्टि से कामयाब होंगे। अगला प्रश्न बाबूलाल। प्रश्न संख्या 79। महोदय, खंड 1 जिया वर्ष 2017-18 में महात्मा गांधी नरेगा एवं जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के कन्वर्जेंसन से कृषकों के ब्लास्टिंग द्वारा कूप गहरीकरण की योजना अंतर्गत कार्य स्वीकृत किए गए थे। जनजाति उपयोजना क्षेत्र में 19,249 पात्र कृषकों के आवेदन पत्र प्राप्त हुए। महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम के पैरा 5 में पात्रता
रखने वाले सभी 19,249 लाभार्थियों के कूपकैरीकरण के कार्य नियमानुसार संबंधित जिला कलेक्टर एवं जिला समन्वयक पीजीएस द्वारा स्वीकृत किए गए। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मंत्री जी ने मुझे जो जवाब दिया है ये उस जनजाति क्षेत्र के उस आदिवासी जुड़ा मामला है। इसमें बहुत बड़ा क्षेत्र है, बांसवाड़ा से लगा करके डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर के बाद में सिरोही आंशिक, इतना बड़ा क्षेत्र है माननीय अध्यक्ष महोदय जी। और इसमें केवल आवेदन प्राप्त हुए हैं 19,249। जाडोल, माननीय सदस्य जाडोल का पूछा आपने, जाडोल की संख्या बताइए, ट्राइबल सब प्लान की नहीं है। ठीक। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो ये आवेदन प्राप्त हुए, इन लाभार्थियों की जो भी है वो योग्यता क्या है, किस पात्रता क्या है, वो बता दें। दूसरा ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जियो ये आपने स्वीकृत किए हैं, सारे के सारे कुओं का ब्लास्टिंग हो गया? अध्यक्ष महोदय, जाडोल में 13,007 स्वीकृत कार्यों की एप्लीकेशन आई, सारे सेक्शन कर दिए। उसमें से पूर्ण 359 और जो अप्रारंभ थे 948 जिनको निरस्त कर दिया गया है। ये 17-18 में जो सरकार द्वारा स्वीकृत की गई, भारत सरकार के ने इस पर एतराज़ जताया और उनका लेटर, भारत सरकार का लेटर 29 जनवरी 2018, उन्होंने कहा कि ये कार्य टीएडी के अंतर्गत नहीं, महात्मा नरेगा के अंतर्गत नहीं कराए जा सकते। उन्होंने निरस्त के आदेश दे दिए। उसके बाद ये सारे कार्य जो अधूरे रह गए 948 आपके, वो सारे कार्य निरस्त भारत सरकार के 29 जनवरी 2018 के पत्र के अनुसार निरस्त कर दिए गए। और ये कहा है कि राजस्थान सरकार इन जो लेबर का जो नरेगा में किया इनका भुगतान भी नहीं करे, फिर भी राजस्थान सरकार ने उनका भुगतान कर दिया। आगे उन्होंने ये कहा है कि किसी भी कीमत पर ब्लास्टिंग के काम कराया जाए। अध्यक्ष महोदय जी, नरेगा में आपकी पात्रता नहीं रखते थे। जो बीपीएल परिवार हैं, जो परिवार नरेगा के अंदर नहीं आते थे उनको तो आपने निरस्त कर दिया। और मैंने ये पूछा था कि जो नरेगा के अंदर नहीं आते जितने थे कुएं, उनकी सबकी ब्लास्टिंग हुई क्या या कोई शेष है? मैंने बताया, अध्यक्ष महोदय बताया, 948 कुओं का ब्लास्टिंग नहीं हुआ। आपके विधानसभा क्षेत्र में 1300 थे, उसमें से 300 कोई कुओं का ही काम, 359 का ही काम पूरा हुआ है, बाकी को निरस्त कर दिया। आपकी सरकार के समय निरस्त कर दिया। माननीय मंत्री जी, इसमें एक प्रश्न ये है कि क्या नरेगा के अलावा विभाग ने ब्लास्टिंग की नहीं की, ये प्रश्न है उनका। नरेगा तो एक पार्ट है, नरेगा के अलावा विभाग ने क्या कुएं ब्लास्टिंग करने की कोई योजना थी? अध्यक्ष महोदय, ये योजना है। अभी भारत सरकार को मैंने अधिकारियों से आज बात की है, मेरे को भी बहुत इसकी चिंता है कि ये कुएं निरस्त किए हैं वो गलत किए हैं। ये भारत सरकार की गाइडलाइन से कर दिए, पर इसका प्रस्ताव भारत सरकार के टीएडी डिपार्टमेंट को सरकार लेकर जाएगी। अगर भारत सरकार इनको नरेगा में लागू करेगी या टीएडी में कोई फंड देगी तो इन कुओं का ब्लास्टिंग का कार्य करवाया जाएगा, ये विभाग को कहा। आधे घंटे की चर्चा के लिए आप प्रश्न लेके हमें ये प्रश्न ना मैं आधे घंटे की चर्चा के लेके हमें जिसे पूरी डिस्कस हो सके। अगला प्रश्न संदीप शर्मा, प्रश्न संख्या 80। महोदय, खंड 1, भवन एवं अन्य सह निर्माण श्रमिक कल्याण मंडल की पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के कल्याण हेतु 13 कल्याणकारी योजनाएं वर्तमान में लागू हैं, जिनका पात्रता अनुसार लाभ दिया जाता है। योजनावार विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। खंड 2, जिला कोटा एवं बूंदी में विगत 3 वर्षों में जारी किए गए श्रमिक कार्ड व उन्हें दी गई सुविधाएं लाभ का जिलेवार एवं वर्षवार विवरण परिशिष्ट 2 पर संलग्न है। खंड 3, कोटा जिले में श्रमिक कार्ड जारी किए जाने हेतु 3,787 आवेदन विभागीय स्तर पर तथा 15,949 आवेदन हिताधिकारी के स्तर पर लंबित हैं।
बूंदी जिले में श्रमिक कार्ड जारी किए जाने हेतु 6,123 आवेदन विभागीय स्तर पर व 16,527 आवेदन हिताधिकारी के स्तर पर लंबित हैं। मुख्यतः निर्माण श्रमिकों द्वारा अपूर्ण आवेदन प्रस्तुत करना, काट-छांट किए गए दस्तावेज अपलोड करना, अस्पष्ट दस्तावेज प्रस्तुत करना, वांछित दस्तावेजों को ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड नहीं करना एवं उपयुक्त समय में हिताधिकारी द्वारा आक्षेप पूर्ति नहीं किए जाने के कारण आवेदन लंबित हैं। विवरण परिशिष्ट 3 पर संलग्न है। खंड 4 कोटा संभाग में मंडल द्वारा संचालित योजनाओं के लंबित आवेदनों का जिलेवार योजनावार विवरण परिशिष्ट 4 पर संलग्न है। लंबित रहने के कारण बिंदु संख्या 3 में समाहित हैं। खंड 5 भवन एवं अन्य सह-निर्माण नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियम अधिनियम 1996 एवं राजस्थान नियम 2009 के नियम 44 में आवेदनों के निस्तारण की कोई निश्चित समय सीमा तय नहीं की गई है। तथापि मंडल में प्राप्त आवेदनों का विभाग में उपलब्ध सीमित संसाधनों का उच्चतम प्रयोग करते हुए यथाशीघ्र निस्तारण के प्रयास किए जा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के द्वारा वर्णित बिंदु संख्या 3 में 3787 कोटा में और बूंदी में 6123 आवेदन विभागीय स्तर पर लंबित हैं। मैं जानना चाहता हूं कि विभाग के स्तर पर इतनी बड़ी संख्या में ये लंबित क्यों चल रहे हैं और कब से लंबित चल रहे हैं, इन्हें कब तक निस्तारित कर दिया जाएगा तथा जो लंबित प्रकरणों के लिए कितनी राशि की आवश्यकता है, क्या सरकार के पास वो राशि उपलब्ध है। दूसरा है बिंदु संख्या 5 के अनुसार लंबित आवेदनों के निस्तारण की समय सीमा तय नहीं होने के कारण अधिकारी तय करते हैं, बिना मापदंडों के वांछित और योग्य व्यक्ति वंचित रह जाते हैं। क्या सरकार कोई सख्त प्रावधान लाकर आवेदनों का निस्तारण जल्दी ही बिना पक्षपात के करवाने का विचार रखती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो लंबित आवेदन है कोटा और बूंदी के जो आपने बताए हैं, वो शुभ शक्ति चूंकि बजट के अभाव की वजह से अभी उसके लंबित हैं। इसके अलावा जो कौशल योजना है हमारी छात्रवृत्ति की, उसके आवेदन चूंकि अभी ये सत्र चल रहा है, अभी आवेदन आ रहे हैं, इसलिए लंबित हैं और बहुत ही जल्दी उनका भुगतान हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कोटा के अंदर 95 लाख रुपए और बूंदी के अंदर 10 लाख रुपए अकाउंट नंबर अभी आप लोगों के यहाँ पे उपलब्ध हैं। जैसे ही फॉर्म पास होगा सीधे उसके खाते में पैसा आ जाएगा। जो आपने खंड 5 के बारे में पूछा है, मैं बताना चाहूँगा कि इसके अंदर हमने काफ़ी प्रयास एक 30 साल के इंसान के लिए 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस 5,000 तक का भी है और 10,000 तक का भी। पॉलिसीबाजार.com पे 20 से ज्यादा कंपनीज के हेल्थ इंश्योरेंस कंपेयर करके पैसे बचाओ। इजापुल, सोनामुखी, हरद, सौंफ जैसे 100% नेचुरल एक्टिव्स इन वन। सॉफ्टवैक, पेट साफ होने का पूरा सैटिस्फैक्शन। उम्र मेरी छोटी ही सही, उम्र मेरी छोटी ही सही, अरमान मेरे रुकते ही नहीं, अरमान मेरे रुकते ही नहीं। हुनर बना मेरा हौसला, स्ट्रेंथ दिखा मेरे कपड़ों की लंबाई नहीं, मेरे कपड़ों की लंबाई नहीं। तेरी सोच मेरी सच्चाई नहीं, तेरी सोच मेरी सच्चाई नहीं। हद मेरी मुझको न बता, स्ट्रेंथ दिखा सालों की मेहनत से भरा, सालों की मेहनत से भरा। अटूट भरोसा ना रुकता, अटूट भरोसा ना रुकता। तू अपनी बता, स्ट्रेंथ दिखा। देश की मिट्टी से हूँ बना, सोच बुलंद इरादे में पक्का। ललकारता हूँ हर मुश्किल को, आ तू जरा स्ट्रेंथ दिखा। जिंदगी में हर चीज का विकल्प है, लेकिन पानी का कोई विकल्प नहीं। अब बातें नहीं होंगी, अब मुहिम चलेगी। बारिश का पानी बन सकता है आपकी जिंदगी। हर बूंद में मुस्कुराएगा आपका कल। सोच जो आपका समय बदल दे। आखिरी बूंद ITV नेटवर्क की मुहिम। लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट आखिरीबूंद.com और अपने विचारों को साझा करें। बड़ी खबर के प्रस्तुत करता है महक सिल्वर पान मसाला। महक सिल्वर मेरा दिलबर। सह प्रायोजक हैं डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा।
कोरोना वैक्सीनेशन पर सीएम अशोक गहलोत आज लेंगे समीक्षा बैठक। दोपहर 1 बजे सीएम आवास पर होगी मीटिंग। स्वास्थ्य विभाग के अफसर भी रहेंगे मौजूद। बीजेपी विधायक दल की बैठक में जुबानी जंग। गुलाबचंद कटारिया और कैलाश मेघवाल ने एक दूसरे पर किया वार पलटवार। चिट्ठी विवाद पर नाराज कटारिया ने दी इस्तीफे की धमकी। छबड़ा दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय माता अयोध्या देवी की मूर्ति का करेंगे अनावरण। कुल देवता मंदिर में करेंगे धार्मिक अनुष्ठान। जो अभी उनमें कोई ना कोई ऑब्जेक्शन लगा हुआ है जो हिताधिकारी को उसको पूरा करना है। 764 लोगों को अपने 85 रुपए जमा कराने हैं ई मित्र पे या अपने मोबाइल से। जैसे ही जमा करा देंगे वो भी इसके अंदर शामिल हो जाएंगे। सिर्फ 3,972 जो है वो हमने अभी रिजेक्ट किए हैं, किसी वो श्रमिक नहीं थे। और 6,123 जो है वो हमारे स्तर पर उनके पंजीयन की जांच होनी बाकी है। ये मैं निवेदन करना चाहूंगा, जैसे इनकी जांच होगी तो ये भी हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूं कि ये माननीय मंत्री जी पेमेंट वाली संख्या बता दो। ये तो अप्रूवल की अपने केस कितना दिया, कितने संख्या? मैं आपको कहाँ की राज्य की बतानी है, कोटा की, बूंदी की, आप कहें वहीं बूंदी की। अभी मैंने तो बूंदी के फिगर ही बताया। बूंदी जिले में माननीय अध्यक्ष जी अभी तक जो है 3927 जो आवेदन है वो स्वीकृत हुए हैं और 3237 जो है वो निरस्त हुए हैं और 2836 जो है हिताधिकारी के स्तर पर लंबित है। पेमेंट कितने को हुआ है? पेमेंट हमने कर दी ना सर, 3927 लोगों को पेमेंट कर दिया हमने। अगला प्रश्न कैलाश चंद मेघवाल। अगला प्रश्न सतीश जी पुनिया। अभी प्रश्न पूछ लिया। प्रश्न संख्या 82 खंड 1 सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय जयपुर के जेके लोन चिकित्सालय में कोरोना काल के दौरान मार्च 2020 से 25 जनवरी 2021 तक कोविड-19 संक्रमित बच्चों की संख्या का माहवार विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। खंड 2 जी नहीं, सवाई मानसिंह चिकित्सालय में सिटी स्कैन कराने के कारण इस काल में बीमार बच्चे, उनके परिजन अथवा अन्य कोई संक्रमित हुए हों, ऐसा कोई प्रकरण सामने नहीं आया। खंड 3 जेके लोन चिकित्सालय जयपुर में सिटी स्कैन हेतु पर्याप्त लोड नहीं है, फिर भी दानदाता के माध्यम से 50 स्लाइस सिटी स्कैन मशीन लगाए जाने का प्रस्ताव आवश्यक स्वीकृति हेतु विचाराधीन है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जेके लोन प्रमुख अस्पताल है, कम से कम एवरेज 15 बच्चे आते हैं। तो ये मशीन कब तक लग जाएगी, दानदाता कब तक उपलब्ध हो जाएगा? माननीय अध्यक्ष महोदय, डॉक्टर अजय गोयनका उनके द्वारा जेके लोन में सिटी स्कैन मशीन लगाने का मौखिक सहमति हमको दी गई थी। उसमें करीब ये 2 करोड़ की लागत से मशीन लगेगी और इस संबंध में दानदाता मशीन खरीद के देगा। इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि जेके लोन अस्पताल के एक्सरे विभाग के सामने जो ब्लॉक है उसको चिन्हित करके हमने रखा है, उसकी स्पेसिफिकेशन की प्रति और एमओयू का ड्राफ्ट वो हमारे पास विचाराधीन है। 3 लोगों की हमने कमेटी बनाई है। इसमें डॉक्टर मीनू बगरट्टा ये स्पेसिफिकेशन जांचेगी और डॉक्टर अनु भंडारी और सुनील जाखड़ मशीन लगाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है उसके लिए 13.61 लाख रुपए की स्वीकृति प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज जयपुर के द्वारा जारी की जा चुकी है। और इसका जो कॉम्प्रिहेंसिव एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट और एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट ये जेके लोन द्वारा किया जाएगा, लेकिन एमओयू पे अभी साइन होना बाकी है। जैसे ही साइन होगा ये काम आगे बढ़ेगा। अगला प्रश्न धर्मनारायण जोशी। प्रश्न संख्या 83 महोदय, खंड 1 प्रदेश में सहकारी बैंकों एवं राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001 में पंजीकृत क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एवं मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 के तहत पंजीकृत सोसाइटियों में उपभोक्ताओं की राशि वापस न मिल पाने की कुल 1,02,096 शिकायतें, राशि 16,51,89,000 16 अरब 51 करोड़ 89,61,170 प्राप्त हुई है। विवरण निम्न
प्रकार है। नागरिक सहकारी बैंकों की कुल शिकायतें 22,903, राशि 1,04,61,23,836। राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001 में पंजीकृत सोसाइटियों की शिकायतें 1402, राशि 1,44,24,58,079। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 के तहत पंजीकृत सोसाइटियों की शिकायतें 77,791 और इनकी राशि है 15,32,85,91,455। खंड 2, जी हाँ, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटियां केंद्रीय रजिस्ट्रार के अधिकार क्षेत्र में आती हैं एवं इनके नियम एवं कानून भी केंद्रीय रजिस्ट्रार द्वारा ही बनाए जाते हैं। यह राज्य सरकार के अधिकार में नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये 16 करोड़ ये 16 अरब है लोगों के जो रुपए बाकी है वो बोल दिया मंत्री महोदय ने 16 करोड़ बोला है। मेरा प्रश्न ये है, उत्तर के बिंदु संख्या 2 में आपने केवल मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में उत्तर देकर केंद्रीय रजिस्ट्रार का मामला बताया। मेरा प्रश्न सभी सहकारी बैंकों व क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में है जो सोसाइटी बैंक प्रदेश के विभाग के नियंत्रण में, उन पर भी विषय स्पष्ट करें। प्रश्न 2, राज्य सरकार व सहकारिता विभाग उपभोक्ताओं की राशि वापसी के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो इसके क्या प्रबंध किए हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बहुत ही संवेदनशील मसला है और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं आगे होके इन पे कार्रवाई करने की बात की है और इसके लिए अभी भारत सरकार के द्वारा भी द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट जो है 2019 बनाया गया है ताकि इन पे कार्रवाई हो सके। और ये जो कानून बना है इससे राज्य सरकारों को अधिकार मिलेंगे इन पे कार्रवाई करने के लिए। उसके रूल्स हमने बना के अप्रूवल के लिए भारत सरकार को भेजे हैं जिसमें आने वाले समय में उन पे कार्रवाई हो सकेगी। ये रही एक बात। दूसरी बात, आपने जो कहा है कि जो स्टेट के जो हमारे अंडर में आती हैं उनके खिलाफ हम क्या कार्रवाई कर रहे हैं और अब तक क्या कार्रवाई की गई है, उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि इसमें कई मामले जो हैं एसओजी में भी चल रहे हैं और सेंट्रल एक्ट में 14 इस्तिगासे अभी हमने भेजे हुए हैं और ये आप सब लोग जानते हैं कि किस प्रकार से इन सोसाइटियों के माध्यम से भ्रष्टाचार हुआ है। आप सब लोगों को तो शायद पता ही होगा क्योंकि आपके केंद्रीय मंत्री के परिवार, उनकी पत्नी, उनके साले का नाम भी इन सोसाइटियों के अंदर आया था और बहुत बड़ी जांच उनकी भी चल रही है। विदेशों में ज़मीन भी खरीदी गई है। उन पे लगाम लगाने के लिए ये कानून बना है और हम आने वाले समय में ऑनलाइन पोर्टल, माननीय अध्यक्ष जी, इसके अंदर अपनी शिकायत इसके ऊपर आप दर्ज करा सकते हैं और उन शिकायतों को हमारे विभाग के द्वारा कलेक्ट करके उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी और इस्तिगासे पेश किए जाएंगे। अगला प्रश्न, एक मिनट कटें। आप स्वयं भी परिचित हैं, मैं और सदन के सभी माननीय मुख्यमंत्री जी, इन प्रकार की क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने राजस्थान के लाखों लोगों का पैसा जिस प्रकार से जमा हुआ है वो उसके जेल जाने से उसको कोई राहत नहीं मिलने वाली। मैं चाहता हूं कि उसकी प्रॉपर्टी जो जितनी है उसको ऑक्शन करके जिस प्रकार से उनका पैसा जमा उसी इक्वल उनका डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू करें, तब तो जाकर के इन लोगों को कोई राहत मिलेगी। वो 10 साल भी जेल रह जाए उसको क्या मिलेगा जिसका पैसा लगा हुआ और जो बुढ़ापे में बर्बाद हो गया। कुछ तो उसकी लालच थी कि ज़्यादा इसमें ब्याज मिलता है, इस कारण से वो चला गया। अधिकांश पेंशनर हैं जिन्होंने अपनी पेंशन की राशि यहाँ डाल करके अपने बुढ़ापे को सुरक्षित करने का प्रयास किया, वही सबसे ज़्यादा बर्बाद हुए इसमें। मैं सोचता हूँ मुख्यमंत्री जी, आप सदन में हैं, इस समस्या को आप यहाँ केंद्र जिससे भी बीच में बैठना हो बैठ करके कम से कम उस व्यक्ति का जिसका पैसा लगा हुआ है उसको कैसे राहत देने का रास्ता खुले, उसके ऊपर अपन ध्यान केंद्रित करेंगे तो इन लोगों को बचा पाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये वास्तव में बहुत गंभीर मामला है और जैसा नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे और मंत्री जी ने अपने भावना प्रकट की और कार्रवाई क्या की जा रही बताया।
वास्तव में लाखों लोग इसमें डूबे हुए हैं, लाखों लोग। आपने ठीक कहा कि जो पेंशनर है या पेंशन से पैसा आया वो भी जमा हो गया, और गांव वाले हो चाहे कस्बे वाले हो इस बात को समझ नहीं पाते हैं, और वो अच्छे ब्याज के लालच में आकर के इसमें पैसा जमा करा देते हैं। वो कंपनियाँ भाग जाती है, ऑफिस बंद कर देती है, लोग ढूंढते फिरते हैं। ये बहुत लंबे अरसे से हो रहा है, और हमने इसीलिए एसओजी को केस दिया और पूरी कोशिश कर रहे हैं। परंतु आपने ठीक कहा कि लोग जेल चले जाएंगे, परंतु पैसा कैसे लौटेगा उनका, ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर आप चाहें तो आधे घंटे चर्चा भी रख सकते हैं, अगर नेता परिषद कहें तो खुल के इस पर चर्चा हो पक्ष विपक्ष से, और ये वास्तव में स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है उसके लिए जैसा सदन चाहेगा, कानून बनवाना हो या और कोई कार्य करने को, मैं तैयार हूँ उसके लिए। और केंद्र से क्या करना है वो तो केंद्र सरकार को हम लोग लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं, हम लोग लिखेंगे। इसमें खाली मेरे को बताया गया कि कोर्ट के फैसले के बाद ही रिकवरी होती है, वो होती नहीं रिकवरी। वर्तमान में उनकी संपत्ति का वर्तमान में केंद्रीय एजेंसी द्वारा कार्रवाई की जा रही है, कुछ केंद्रीय एजेंसी भी कार्रवाई कर रही है, पर मैं मानता हूँ इसमें वास्तव में बहुत बड़े लोग लुट गए हैं, तकलीफ में हैं, और हमें कुछ करना चाहिए उसका। अगला प्रश्न ज्ञानचंद पारख। प्रश्न संख्या 441। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 योजना राज्य में दिनांक 1 जून 2016 से लागू की गई। पाली जिले में भी योजना 1 जून 2016 में ही लागू हुई थी। योजना अंतर्गत अब तक पाली जिले की 63,174 बालिकाओं को प्रथम किश्त से, 41,649 बालिकाओं को द्वितीय किश्त से लाभान्वित किया गया, जिसका वर्षवार विवरण निम्नानुसार है। 2016-17 के अंदर 12,774 को प्रथम किश्त दी गई, 2017-18 में 14,048 को प्रथम किश्त और 10,801 को द्वितीय किश्त, 2018-19 में 13,729 को प्रथम किश्त और 12,722 को द्वितीय किश्त, 19-20 के अंदर 13,270 को प्रथम किश्त, 11,687 को सेकंड किश्त, 2020-21 के अंदर 9,353 को प्रथम और 6,439 को द्वितीय किश्त, कुल 63,174 को प्रथम किश्त व 41,649 को सेकंड किश्त जारी हो चुकी। योजना अंतर्गत पाली जिले की लाभार्थिक बालिकाओं का 1 जून 2016 से अब तक का विवरण परिशिष्ट अ पर संलग्न है। खंड 2 योजना के अंतर्गत वर्ष 2016 के बाद जन्म लेने वाली बालिकाओं को राशि रुपये 2,500 जन्म के समय तथा राशि रुपये 2,500 1 वर्ष पूर्ण होने पर संपूर्ण टीकाकरण पर देय है। अब तक पाली जिले में कुल 15,79,35,000 रुपये का भुगतान प्रथम किश्त के रूप में तथा 10,41,022,000 रुपये का भुगतान द्वितीय किश्त के रूप में किया जा चुका है। बालिकाओं को दी गई राशि का भुगतान वर्षवार विवरण निम्नानुसार है। 16-17 के अंदर 3 करोड़ प्रथम किश्त, 3,19,35,000 द्वितीय किश्त दे नहीं। 17-18 में 3 करोड़ प्रथम किश्त, 51,20,000 द्वितीय किश्त 2,70,00,000। 2018-19 में 3 करोड़ 43,22,500 को प्रथम और 3 करोड़ 21 लाख को द्वितीय। 19-20 के अंदर 3 करोड़ 31,75,000 को प्रथम व 2 करोड़ 92 लाख को द्वितीय। 20-21 के अंदर 2 करोड़ 33,82,000 को प्रथम और 1 करोड़ 60,97,000 को द्वितीय। कुल 15 करोड़ 79,000 रुपये की और द्वितीय किश्त 10 करोड़ 41,000 की जारी की गई है। पाली जिले की बालिकावार सूचना परिशिष्ट अ पर संलग्न है। योजना अंतर्गत अब तक पाली जिले की 5,948 बालिकाओं को 1 करोड़ 49 लाख व भुगतान किया जा चुका है और शेष भुगतान 8,443 बालिकाओं की द्वितीय किश्त की राशि 2 करोड़ 11,57,000 का भुगतान किया जाना शेष है। बालिकाओं का भुगतान शेष विवरण निम्नानुसार है। 16-17 के अंदर 729 प्रथम किश्त के भुगतान शेष है। 17-18 के अंदर 669
प्रथम किश्त और 923 द्वितीय किश्त, 18-19 के अंदर 899 प्रथम किश्त और 1285 द्वितीय किश्त, 19-20 के अंदर 1585 प्रथम किश्त और 2410 दूसरी किश्त, 20-21 के अंदर 2091 प्रथम किश्त और 3839 द्वितीय किश्त, कुल 5948 प्रथम किश्त और 63 द्वितीय किश्त का अभी बकाया है। योजना अंतर्गत पाली जिले की भुगतान से शेष रही बालिकाओं का विवरण परिशिष्ट 2 पर संलग्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से ये जानना चाहूँगा, ये जो डाटा गलत फीड हो गया ना, उसको दुरुस्त करने के लिए क्या प्रावधान है? क्योंकि पैसा उसी का रुका हुआ है जिसका डाटा गलत फीड हुआ है। अब उसमें होता क्या है, डाटा फीड होता है मेडिकल विभाग की वेबसाइट पर और राशि आती है महिला और बाल विकास से। तो ऐसे जैसे मेरे एक बांगड़ अस्पताल के 45 प्रकरण हैं जो कई बार डाटा ठीक करने के लिए आवेदन कर चुके हैं, वहां से लेटर जा चुका है, पर सिस्टम आपने जयपुर में केंद्रित कर रखा है। या तो जिस अस्पताल में प्रसव होता है उसी अस्पताल में डाटा को दुरुस्त करने का प्रावधान भी कर दिया जाए, तो जो बची हुई बालिका आपकी है ना, उनको लाभ मिल जाएगा। तो क्या आप ये व्यवस्था कर देंगे आप? माननीय अध्यक्ष महोदय, पाली जिले सहित पूरे राज्य में अगर हम इस योजना का आकलन देखें तो 92.2% इसकी सफलता है। पाली जिले में भी 98.1% बालिकाओं को इससे लाभ मिला है। और चूंकि नोडल ऑफिसर नोडल विभाग हमारा ICDS विभाग है और कार्य को संपादित करने का विभाग जो है वो मेडिकल विभाग है, जैसा माननीय सदस्य ने अभी चर्चा की। मैं निश्चित तौर पे हम लोग मेडिकल विभाग से इस बारे में चर्चा करके और इसकी फीडिंग दुरुस्त हो सके, जिन लोगों को ये लाभ से वंचित हैं उन लोगों को हम पूरी तरह से लाभ पहुंचा पाएँ। वैसे हमने 98% 2% का लाभ पहुंचा दिया, बहुत कम लाभ बचा हुआ है, लेकिन फिर भी माननीय सदस्य ने जो बालिकाओं की राष्ट्रीय योजना पर चिंता व्यक्त की है, तो निश्चित तौर पे माननीय चिकित्सा मंत्री भी हमारे साथ ही विराजे हुए हैं। हम इसमें अधिकारियों से बातचीत करके और डाटा दुरुस्त किस तरह से हम कर सकते हैं, इसको शीघ्र निस्तारण करने का प्रयास। मान्य एक अगर मान लो अस्पताल के स्तर पर नहीं हो सकता तो CMO के स्तर पर भी एक जगह ऐसी व्यवस्था करवा दे आप कि किसी का डाटा गलत फीड हो गया तो उसको दुरुस्त वहीं पे कर दे, वरना आपके 2-2 साल के प्रकरण हैं जो दुरुस्ती के लिए अटके हुए हैं। प्रोग्रेस अच्छी है आपकी, आपने अच्छा काम किया। जब भी आपको समस्या की जानकारी में लाया आपने तत्काल कार्रवाई की, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद दूंगा। पर 2% भी क्यों बचे, उसकी व्यवस्था कैसे कर देंगे? ये माननीय मंत्री चिकित्सा मंत्री जी बैठे हैं, कहीं आपके डिपार्टमेंट में गड़बड़ है माननीय मंत्री महोदय, जिसकी वजह से आपने मान लिया है? माननीय सदस्य ने जो बात रखी है, निश्चित तौर पे 98.2% हमारा सफलता है और जो 2% से भी कम की चिंता हम राजस्थान की बालिकाओं की करते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय योजना के माध्यम से हम बालिका को डायरेक्ट बेनिफिट देना चाह रहे हैं, जिससे उस बच्ची का स्वास्थ्य रहे, वो शिक्षित रहे। जो त्रुटि हमारे चिकित्सा विभाग द्वारा है इसके अंदर, उस त्रुटि को शीघ्र निस्तारण करने के लिए दोनों विभागों की ज्वाइंट ऑफिसर्स की हम मीटिंग बुला के और इस त्रुटि को निस्तारण करने का कोई अच्छा सा पोर्टल बना लेंगे। अगला प्रश्न सामाराम खरासिया, प्रश्न संख्या 85। अध्यक्ष महोदय, जी नहीं, TSP अनुसूचित क्षेत्र का बजट सरकार द्वारा अनुसूचित क्षेत्र से सम्मिलित समस्त जिलों बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़, पाली एवं राजसमंद हेतु प्रावधानित किया जाता है। राजस्थान अनुसूचित जनजाति परामर्शदात्री परिषद का पुनर्गठन, प्रशासनिक सुधार, अनुभाग 3 विभाग जयपुर द्वारा उनके आदेश दिनांक 27/11/19 से तथा संशोधित आदेश 1/2/21 को जारी किया गया है। कोविड-19 के कारण भी राजस्थान अनुसूचित जनजाति परामर्शदात्री परिषद की बैठक के आयोजन में विलंब हुआ है। उक्त परिषद की बैठक का आयोजन दिनांक 9/2/21 को किया जा चुका है। अध्यक्ष महोदय जी, जैसे जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि हमने बजट प्रावधान लिया है, तो ये सारे जिस प्रकार डूंगरपुर, ये क्या मंत्री जी बजट सिरोही जिला का आंशिक भाग पिंडवाड़ा आता है और अबरोड पूरा नगर आता है ग्रामीण, तो क्या मंत्री जी कुएं गहरे करने का प्रावधान इसमें है? अगर मतलब आपने कहा कि 27/11
2019 के बाद में संशोधन बजट दिया है, तो क्या मतलब इतना विलंब क्यों हुआ? 2 साल के बाद में आपने 2.25 साल हुए हैं, बजट अब आवंटित किया है, वो भी अभी 1 तारीख से क्या है? और जिस प्रकार से अध्यक्ष महोदय जी नहीं पर सेकंड नंबर, जिस प्रकार क्या ये जो परामर्श दात्रे की बैठक आपने 9 तारीख को बताई गई, 10 तारीख को सत्र आहूत था, तो क्या इसमें कौन से अधिकारी आए, कौन माननीय सदस्य आए, इसमें बताने का कष्ट करें। अध्यक्ष महोदय, आपने कहा कि कौन से अधिकारी आए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में 9 फरवरी 21 को बैठक आयोजित हुई 4 बजे। उसमें माननीय मंत्री जनजातीय विभाग माननीय दयाराम जी परमार, गणेश जी घोगरा, रामलाल जी मीना, मुरारीलाल जी मीना, इंदिरा मीना, माननीय गोपाल जी मीना, श्रीमती निर्मला सहरिया, श्री जोरीलाल जी मीना, महेंद्रजीत सिंह जी मालविया, हरीश चंद्र जी मीना, कांति प्रसाद मीना, लक्ष्मण मीना विधायक बस्सी, रमीला खड़िया विधायक कुशलगढ़ बांसवाड़ा, रामकेश क्या आपके लग्जरियस में इजाबगोल के साथ और भी लाभदायक तत्व हैं, जैसे सॉफ्टवेयर इजाबगोल, सोनामुखी, हरद, अमलतस, सौंफ, गुलाबदल और मुलेठी जैसे 7 नेचुरल एक्टिव्स जो दे पेट साफ होने का पूरा सेटिस्फैक्शन। सॉफ्टवेयर, रहो हल्के, जियो खुल के। एक 30 साल के इंसान के लिए 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस 5,000 तक का भी है और 10,000 तक का भी। पॉलिसीबाजार.com पे 20 से ज्यादा कंपनीज के हेल्थ इंश्योरेंस कंपेयर करके पैसे बचाओ। उम्र मेरी छोटी ही सही, उम्र मेरी छोटी ही सही, अरमान मेरे रुकते ही नहीं, अरमान मेरे रुकते ही नहीं। हुनर बना मेरा हौसला, स्ट्रेंथ दिखा मेरे कपड़ों की लंबाई नहीं, मेरे कपड़ों की लंबाई नहीं। तेरी सोच मेरी सच्चाई नहीं, तेरी सोच मेरी सच्चाई नहीं। हद मेरी मुझको न बता, स्ट्रेंथ दिखा सालों की मेहनत से भरा, सालों की मेहनत से भरा। अटूट भरोसा ना रुकता, अटूट भरोसा ना रुकता। तू अपनी बता, स्ट्रेंथ दिखा। देश की मिट्टी से हूँ बना, सोच बुलंद इरादे मैं पक्का। ललकारता हूँ हर मुश्किल को, आ तू जरा स्ट्रेंथ दिखा। नए एरिया को भी जो टीएसपी एरिया घोषित किया, जिसमें गोगुंदा पूरा है, पिंडवाड़ा का अधिकांश हिस्सा है और भी जो एरिया राजसमंद के, क्या वो अब इन सब प्रकार के लाभों से जुड़ गए हैं या अभी तक वो प्रोसेस में नहीं आए? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बताया पिंडवाड़ा की और आबू की, पिंडवाड़ा के 51 गांव है इसमें जुड़े हुए हैं, जिनको सबको लाभान्वित करने की जो भी प्रावधान प्लान आता है उसके अनुसार काम करते हैं। और आपके आबू के गोगुंदा का सवाल नहीं पूछा गया अध्यक्ष महोदय, इसलिए गोगुंदा की सूचना नहीं है। ये सवाल सिर्फ मंत्री जी का पूछा गया था। मंत्री जी ने अगला प्रश्न श्री हीराराम, प्रश्न संख्या 711। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 जी नहीं, विधानसभा क्षेत्र बिलाड़ा में विगत 1 वर्ष में विभिन्न योजनाओं में 694 आवेदन स्वीकृत हुए हैं। 1108 आवेदन पदाधिकारी के स्तर पर आक्षेप पूर्ति हेतु लंबित हैं। विभागीय स्तर पर 869 आवेदन लंबित हैं, परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। वर्तमान में मंडल में उपलब्ध सीमित कोष की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए संवेदनशीलता के आधार पर योजनाओं के निस्तारण की प्राथमिकता निर्धारित की गई है। सिल्कोसिस सहायता, मृत्यु सहायता, प्रसूति सहायता, शिक्षा सहायता एवं टूल की सहायता के आवेदनों को वरीयता देते हुए पहले आओ पहले पाओ पद्धति के आधार पर प्राथमिकता से निस्तारित किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को पूछना चाहूँगा, बिलाड़ा विधानसभा क्षेत्र के शुभ शक्ति योजना में जो आवेदन स्वीकृत हो गए हैं, उनका भुगतान कब तक हो जाएगा? माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने बताया कि अभी सीमित संसाधनों की वजह से अभी हम नहीं कर पा रहे हैं। वहाँ पे जो 173 प्रकरण सिटीजन के स्तर पर और 458 प्रकरण हमारे स्तर पर अभी पेंडिंग है। जैसे ही बजट की व्यवस्था होगी, वित्तीय संसाधन उपलब्ध होते ही हम प्राथमिकता के आधार पर बिलाड़ा के अंदर भुगतान कर देंगे। प्रश्न संख्या 87। महोदय, क्रम संख्या 1,
राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम विद्यालय शाखा 2015 में पूर्व प्रचलित राजस्थान संस्कृत शिक्षा सेवा नियम 1977 एवं 1978 को रिपील किए जाने के कारण वर्तमान में संस्कृत महाविद्यालय के सेवा नियम अस्तित्व में नहीं है। संस्कृत शिक्षा के नवीन महाविद्यालय सेवा नियम तैयार करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। क्रम संख्या 2, संस्कृत शिक्षा के कॉलेजों में शिक्षकों के कुल स्वीकृत एवं कार्यरत शिक्षकों का विवरण निम्न प्रकार है। पद नाम प्राचार्य शास्त्री स्वीकृत पद 13, कार्यरत 2, रिक्त पद 11। प्राचार्य शास्त्री स्वीकृत पद 17, कार्यरत 8, रिक्त पद 9। प्रोफेसर स्वीकृत पद 7, कार्यरत 7, रिक्त पद 0। व्याख्याता 188, कार्यरत 90, रिक्त पद 98। क्रम संख्या 3, संस्कृत शिक्षा के कॉलेजों के किसी भी शिक्षक को वर्तमान में कार्य व्यवस्था प्रतिनियुक्ति पर नहीं लगा रखा। क्रम संख्या 4, राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम विद्यालय शाखा 2015 में पूर्व प्रचलित राजस्थान संस्कृत शिक्षा सेवा नियम 1977 एवं 78 को रिपील किए जाने के कारण वर्तमान में संस्कृत महाविद्यालय के सेवा नियम अस्तित्व में नहीं है, जिसके कारण कॉलेजों में रिक्त चल रहे पदों पर भर्ती पदोन्नति नहीं हो पा रही है। संस्कृत शिक्षा के नवीन महाविद्यालय सेवा नियम तैयार करने की प्रक्रियाधीन है, कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। सेवा नियम अधिसूचित होते ही नियम अनुसार नवीन भर्ती एवं पदोन्नति की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा कि प्रदेश में महाविद्यालय खुले हुए हैं, उसमें प्राचार्य शास्त्री लगे हुए हैं, व्याख्याता लगे हुए हैं, प्रोफेसर लगे हुए हैं, उनको बेचारों को छठे वेतनमान का भुगतान नहीं हुआ, 7वां वेतनमान उनको नहीं मिला, तो सेवा नियम कब तक बन जाएंगे? क्योंकि प्रक्रियाधीन है, तो वो सेवा नियम कब तक बन जाएगा ताकि उन लोगों को लाभ मिल जाए? और क्वेश्चन नंबर 2, पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में 18,000 विद्यार्थी संस्कृत महाविद्यालय में पढ़ रहे हैं और वहाँ पर जो पद स्वीकृत है 225, उसके एवज में 118 कार्यरत है, तो 107 पद जो खाली है उनको भरने के लिए क्या प्रक्रिया है और कब तक भरे जाएंगे? अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को मैं बताना चाहूँगा कि जो कॉलेज शिक्षा नियमों की जो बात है प्रक्रियाधीन है और मैं खुद इसको रिव्यू कर रहा हूँ। विभागीय स्तर पर कई बार बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन शिक्षक संघों की मांग को देखते हुए एक गुट ये कहता है कि इस तरह से नहीं, दूसरा गुट इस तरह से, तो फाइनेंस और डीओपी एग्री नहीं कर रहा है। खुद मैंने शिक्षक संघों में काम किया है, मैं इसको कॉलेज शिक्षा के शिक्षकों की पीड़ा को देखते हुए उनको लिए अनुकूल नियम बनाने की बात है। खुद मैंने अभी निर्देश दिए 10-15 दिन पहले ही, जो है फाइनेंस सेक्रेटरी और डीओपी सेक्रेटरी के साथ खुद मैं बैठक करूंगा, जिससे कि ये अनुकूल नियम बना सकें। दूसरी बात जो बताना चाहूँगा, जो अभी माननीय सदस्य ने कहा कि 18,000 नहीं, हमारे महाविद्यालयों में, संस्कृत महाविद्यालयों में कुल 5,987 जो है छात्र और छात्राएं काम कर रही हैं। दूसरा मैं बताना चाहूँगा कि जो भर्ती का मामला है, जैसे ही नियम अप्रूव्ड होते हैं वैसे ही तुरंत ही भर्ती और पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। और मैं बताना चाहूँगा सदन को, 2013 से मैं बताना चाहूँगा स्कूल शिक्षा के सेवा नियमों को हमने अप्रूव करवा करके और 2019-20 तक की डीपीसी का काम पूरा किया जा चुका है। भर्ती भी काफ़ी हो चुकी है और दूसरी भर्ती के लिए अर्थी स्कूल शिक्षा के अंदर दी जा चुकी है। इसी तरह से कॉलेज शिक्षा के अंतर्गत भी ये काम किया जाएगा संस्कृत के अंदर। अगला प्रश्न श्रीमती सफिया जुबैर। प्रश्न संख्या 88। प्रश्न संख्या 1, विधानसभा क्षेत्र रामगढ़ अलवर के चिकित्सालयों को समस्त सुविधायुक्त बनाने हेतु किए जा रहे प्रयासों का विवरण परिशिष्ट ए पर संलग्न है। खंड 2, विधानसभा क्षेत्र रामगढ़ के अंतर्गत पंचायत समिति रामगढ़, लक्ष्मणगढ़ तथा गोविंदगढ़ क्षेत्र आता है। भारत सरकार द्वारा ग्रामीण जनसंख्या आधारित निर्धारित मापदंडानुसार 1 लाख की ग्रामीण जनसंख्या पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जाने का प्रावधान है। भारत सरकार द्वारा अनुमानित ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर पंचायत समिति रामगढ़ में 3 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की आवश्यकता के विरुद्ध 3 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं पंचायत समिति गोविंदगढ़ में 1 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की आवश्यकता के विरुद्ध 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत हैं। इस प्रकार पंचायत समिति रामगढ़ एवं गोविंदगढ़ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मानदंड के अनुसार अधिक स्वीकृत होने के कारण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत किया जाना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। ग्रामीण जनसंख्या आधारित निर्धारित मापदंड के अनुसार आगामी वित्तीय वर्षों में वित्तीय संसाधन की उपलब्धता एवं गुणवत्ता के गुणावगुण के आधार पर पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़ में 1 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत किए जाने पर विचार किया जाएगा। खंड 3 विधानसभा क्षेत्र रामगढ़ अलवर में दिनांक 22/2/21 तक कुल 672 कोविड-19 पॉजिटिव मरीज पाए गए। इनमें से कोविड प्रभावित 3 मरीजों की मृत्यु हुई है। उक्त विधानसभा क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 के नियंत्रण प्रबंधन पर व्यय की गई राशि का विवरण परिशिष्ट व्यय पर संलग्न है। खंड 4 विधानसभा क्षेत्र रामगढ़ अलवर में वर्तमान में 5 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र व 8 प्राथमिक चिकित्सा केंद्र स्थापित हैं। इन केंद्रों पर पदस्थापित चिकित्सकों व अराजपत्रित संवर्ग के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण क्रमशः परिशिष्ट स व द पर संलग्न है। जी हाँ, विशेषज्ञ चिकित्सकों के रिक्त पदों को पीजी पूर्ण चिकित्सक उपलब्ध होने पर यथासंभव शीघ्र भरने के प्रयास किए जाएंगे एवं चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को प्रक्रियाधीन भर्ती या स्थानांतरण से भरने के प्रयास किए जाएंगे। अराजपत्रित संवर्ग के सीधी भर्ती के रिक्त पदों को प्रक्रियाधीन आगामी भर्ती एवं स्थानांतरण से भरने के प्रयास किए जाएंगे। पदोन्नति वाले रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित कर भरे जाने के प्रयास किए जाएंगे। मैं ये पूछना चाहूँगी मंत्री महोदय से कि भारत सरकार द्वारा ग्रामीण जनसंख्या आधारित निर्धारित मानदंड अनुसार क्या रामगढ़ विधानसभा में सब सेंटर्स संचालित हैं क्या? अगर नहीं तो कब तक कर दिए जाएंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार के जो मापदंड है उसके अनुसार रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जो उप स्वास्थ्य केंद्र होने चाहिए जो संख्या वो नहीं है, पूरी कम है वो संख्या। मैं माननीय सदस्यों को आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं कि जब भी बजट में प्रोविजन होगा तो इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि वहाँ जो उप स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या की कमी है मापदंड के अनुसार उसको हम पूरा करें। कोई प्रश्न माननीय सदस्य? नहीं, बस काफी। अगला प्रश्न श्री सुभाष पुनिया। 707 विधानसभा क्षेत्र सूरजगढ़ में झुंझुनू केंद्रीय सहकारी बैंक द्वारा वर्ष 19-20 व 20-21 में ब्याज मुक्त ऋण योजना अंतर्गत वितरण ऋण का विवरण निम्नानुसार है। 19-20 में 5121.42 लाख और 20-21 में दिनांक 5 फरवरी 2021 तक 7448.79 लाख ग्राम पंचायत विवरण परिशिष्ट 1 पर उपलब्ध है। खंड 2 बैंक द्वारा ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरण हेतु लक्ष्यों का निर्धारण विधानसभा व ग्राम पंचायत वार नहीं किया जाता है। ऋण वितरण के लक्ष्य शाखावार निर्धारित किए जाते हैं। ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण वितरण कृषकों से प्राप्त ऋण आवेदनों में बैंक के पास उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अनुसार किया जाता है। गत 2 ऋण माफियों के क्रियान्वयन से तरल संसाधनों की उपलब्धता प्रभावित होने के कारण बैंक के पास उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं कृषकों से प्राप्त ऋण आवेदनों के अनुरूप ऋण वितरण किया गया है। विधानसभा क्षेत्र सूरजगढ़ में वर्ष 19-20 में 5121.42 लाख रुपए तथा वर्ष 20-21 में दिनांक 5 फरवरी तक 7448.49 लाख रुपए का ऋण वितरण किया गया है। प्रश्नकाल समाप्त हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी। मरवा दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने आपको सूचित किया था कि कल प्रेस संख्या 10 बजट स्पीच में बोलने से रह गया था गलती से, उसके लिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं उसको सदन के सामने पेश करना चाहता हूँ। शाहपुरा भीलवाड़ा, नोखा बीकानेर, हिंडौन करौली, सागवाड़ा डूंगरपुर, सवाई माधोपुर शहर CSC, नीमका थाना सीकर, शिवगंज सिरोही, बालोतरा बाड़मेर, प्रतापनगर जोधपुर के चिकित्सा संस्थानों को जिला अस्पताल में क्रमबद्ध किया जाएगा। कुचामन सिटी, लाडनू नागौर, उदयपुर वाटी झुंझुनू, हरेना भरतपुर, मनिया राजाखेड़ा धौलपुर, कोलायत बीकानेर सहित 10 नवीन ट्रॉमा सेंटर खोले जाएंगे। 40 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा 25 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के भवन निर्माण लगभग 2.6 करोड़ रुपये की लागत से किए जाएंगे।
मेडिकल कॉलेजों के अस्पतालों में रोगी भार कम किए जाने के लिए कोटा में 150 बेड क्षमता के नवीन जिला चिकित्सालय की स्थापना व जोधपुर मंडोर अस्पताल को जिला अस्पताल में क्रमबद्ध किया जाएगा। राज्य के विभिन्न चिकित्सालयों में कुल 1000 बेड्स की वृद्धि की जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत लगभग 11,000 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व उप स्वास्थ्य केंद्रों को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित कर 12 प्रकार की विभिन्न प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं चरणबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए 11,000 से अधिक कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की भर्ती की जा रही है। धन्यवाद। मुझे सदन को सूचित करना है कि श्री खुशवीर सिंह सदस्य विधानसभा ने शारीरिक अस्वस्थता के कारण दिनांक 24 फरवरी 2021 से 17 तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाहिए। क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाए? अनुमति प्रदान की गई। दिनांक 25 फरवरी 2021 को अनुमति प्रदान की गई। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। श्री जक्सीराम 57 सदस्य की ओर से आबू रोड की आम जनता की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए उपखंड अधिकारी कार्यालय रेवदर को आबू रोड में स्थानांतरित किए जाने के संबंध में श्री मदन दिलावर 114 सदस्य की ओर से कोटा जिले के रामगंज मंडी में अपराधियों के आतंक से स्थानीय निवासियों में भय व्याप्त होने के संबंध में समीर सिंह भायल 190 सदस्य की ओर से सिवाना और सिंदरी क्षेत्र के कतिपय गांवों को नर्मदा प्रोजेक्ट योजना से पेयजल उपलब्ध नहीं कराए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री राजेंद्र राठौड़ 138 सदस्य की ओर से प्रदेश में पटवारी द्वारा किए जा रहे कार्य बहिष्कार से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री धर्मेंद्र कुमार 74 एवं 6 अन्य सदस्यों की ओर से प्रदेश में विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा कर्मियों को नियमित नहीं किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री समाराम गरासा 179 सदस्य की ओर से पुलिस थाना रोहिड़ा की पुलिस जीप से दुर्घटना में घायल पीपेला गांव के निवासियों पर पुलिस द्वारा झूठा मुकदमा दर्ज किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री वासुदेव देवनानी 159 सदस्य की ओर से मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना बंद किए जाने से प्रदेश के महाविद्यालयों में विद्यार्थियों द्वारा किए जा रहे आंदोलन से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री नारायण सिंह देवल 79 सदस्य की ओर से साचौर में बढ़ती चोरी की घटनाओं से व्यथित व्यापारियों द्वारा किए जा रहे अनिश्चितकालीन धरने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्रवाई को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूँ। श्रीमती शोभा चौहान 170 सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र सोजत में राजकीय चिकित्सालय के ट्रॉमा सेंटर में आईसीयू की सुविधा नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री जोराराम कमौत 64 सदस्य की ओर से सुबेरपुर की नेत्रा गांव के स्कूल छात्र के अपहरण के 4 वर्ष का समय बीत जाने पर भी पुलिस द्वारा बरती जा रही ढिलाई से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री अमृतलाल मीणा 8 सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र सलूम्बर में घनी आबादी से 11 kV व 33 kV विद्युत लाइनों को अन्यत्र शिफ्ट करने के संबंध में श्रीमती शोभा रानी कुशवाहा 171 सदस्य की ओर से पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु मचकुंड धाम धौलपुर को स्वदेश दर्शन योजना के तहत श्री कृष्णा सर्किट में शामिल करने के संबंध में श्रीमती चंद्रकांता मेघवाल 52 सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र केशवराय पाटन की बंद पड़ी शुगर मिल से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री नारायण बेनीवाल 192 सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र खींवसर से कृषि व घरेलू विद्युत की अघोषित कटौती किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री प्रताप सिंह 92 सदस्य की ओर से जयपुर स्थित रामगढ़ बांध में हो रहे अवैध अतिक्रमण व निर्माण से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री बलजीत यादव 97 सदस्य की ओर से जयपुर में भूख हड़ताल पर बैठे बेरोजगारों की समस्याओं का समाधान किए जाने के संबंध में उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्रवाई को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूँ। फिर भी माननीय सदस्य श्रीमती शोभा चौहान, श्री जोराराम कमावत, श्री अमृतलाल मीणा, श्रीमती शोभा रानी कुशवाहा, श्रीमती चंद्रकांता मेघवाल, श्री नारायण बेनीवाल, श्री प्रताप सिंह एवं श्री बलजीत यादव को उनके प्रस्ताव की विषय वस्तु पर 2-2 मिनट बोलने की अनुमति होगी। प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत प्राप्त सूचना है। श्री अमीर सिंह भायल 193 सदस्य की ओर से सिवाना उपखंड मुख्यालय पर अग्निशमन वाहन की व्यवस्था नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्रीमती जाहिदा खान 59 सदस्य की ओर से उपखंड मुख्यालय कामा में नवीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय खोलने के संबंध में श्री जोगिंदर सिंह अवाना 62 सदस्य की ओर से नदवई मुख्यालय पर वृत्ताधिकारी पुलिस कार्यालय नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री पानाचंद मेघवाल 86 सदस्य की ओर से प्रदेश में कार्यरत संविदा कर्मी व आशा सहयोगियों को नियमित नहीं किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री गोविंद प्रसाद 49 सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र मनोर थाना में क्षतिग्रस्त पुलियों की मरम्मत कराए जाने के संबंध में
श्री गिरधारी लाल श्रीनाइन सदस्य की ओर से प्रदेश में खाद्य सुरक्षा में नाम जोड़ने की प्रक्रिया को बंद किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्रीमती साफिया जुबैर 200 सदस्य की ओर से जिला अलवर में स्थापित MIA की फैक्ट्रियों से निकलने वाले प्रदूषित पानी के एक STP प्लांट की स्थापना किए जाने के संबंध में श्री छगन सिंह 55 सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र आहोर के PSC CSC को क्रमबद्ध नहीं किए जाने तथा आहोर CSC सेंटर में ICU नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री मदन प्रजापत 115 सदस्य की ओर से अन्य पिछड़ा वर्ग सूची में शामिल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में रावणा राजपूत जाति को दरोगा, हजूरी, वजीर आदि है दृष्टि से देखे जाने वाले शब्दों को राजस्व रिकॉर्ड से हटाकर रावणा राजपूत दर्ज किए जाने के संबंध में श्री संदीप कुमार 174 सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र तिजारा में नर्सिंग कॉलेज प्रारंभ किए जाने के संबंध में श्री नारायण सिंह 779 सदस्य की ओर से भीनमाल शहर में बढ़ रहे आपराधिक गतिविधियों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री सतीश पूनिया 178 सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र आमेर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अचरूल में नवीन भवन निर्माण हेतु भूमि आवंटित किए जाने के संबंध में श्री शंकर सिंह रावत 166 सदस्य की ओर से ब्यावर में अमृत कौर अस्पताल रोड पर अवैध रूप से कॉम्प्लेक्स का निर्माण करवाए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी 112 सदस्य की ओर से प्रदेश के किसानों का लॉकडाउन की अवधि का 3 माह के कृषि विद्युत बिल माफ कराए जाने के संबंध में श्री बिहारी लाल 104 सदस्य की ओर से नौका शहर में गंभीर पेयजल संकट से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री मदन दिलावर 114 सदस्य की ओर से पंचायत समिति लाडपुरा की ग्राम पंचायत बोरावास में प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्र लोगों के नाम काटकर अपात्र व्यक्तियों के नाम जोड़े जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री संयम लोढ़ा 176 सदस्य की ओर से जनहित में उपखंड अधिकारी कार्यालय माउंट आबू व पुलिस उपाध्यक्ष माउंट आबू का कार्यालय परिवर्तित कर आबू रोड किए जाने के संबंध में श्री जबर सिंह साखला 58 सदस्य की ओर से अन्य पिछड़ा वर्ग सूची में शामिल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में राजपूत जाति को दरोगा, हजूरी, वजीर आदि है दृष्टि से देखे जाने वाले शब्दों को राजस्व रिकॉर्ड से हटाकर रावणा राजपूत दर्ज किए जाने के संबंध में माननीय सदस्य को उनकी द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी। श्रीमती शोभा चौहान। चालू नहीं हो रहा? चल रहा। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया स्थगन प्रस्ताव के तहत सदन में मैं ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करना चाहती हूं कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में पाली जिले का दूसरा सबसे बड़ा चिकित्सालय स्थित है। यहां पर ट्रॉमा सेंटर संचालित है। इसमें जल्द से जल्द ICU व्यवस्था शुरू कराई जाए ताकि बाहर से पाली के बीच ब्यावर और पाली के बीच चिकित्सा सुविधा नहीं होने के कारण घायलों को समय पर इलाज नहीं मिल पाता है। इसका समय पर उपचार मिल सके, क्योंकि व्यक्ति को घायल होने पर आपात स्थिति में जोधपुर जाना पड़ता है, जबकि जोधपुर शहर में ट्रॉमा सेंटर उपलब्ध न होने के कारण भी घायलों को उपचार नहीं मिल पा रहा है। तो ट्रॉमा सेंटर ऐसा होने से क्या फायदा। दूसरी ओर राज्य के चिकित्सालय में चिकित्सकों के पद खाली पड़े हैं। अतः आपसे मैं अध्यक्ष महोदय जी ध्यान दिलाना चाहती हूं कि रिक्त पड़े चिकित्सकों के पद जल्द से जल्द भराए जाएं ताकि सोजत में ट्रॉमा सेंटर की सुविधा मिल सके और घायलों को किसी प्रकार का बाहर न जाना पड़े। तो ट्रॉमा सेंटर को आप जल्द से जल्द शुरू करवाएं ताकि वहां पर लोगों को चिकित्सा की सुविधाएं मिल सके। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे नियम 50 के तहत स्थगन प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। विधानसभा क्षेत्र सुमेरपुर के नेत्रा गांव में स्कूली छात्र मनोहर पुत्र प्रकाश सिंह जी राजपुरोहित 23 नवंबर 2016 को प्रतिदिन की भांति बस में बैठकर नेत्रा से फालना एडुको कोचिंग क्लास स्कूल पढ़ाई करने हेतु गया। स्कूल में अवकाश होने के बाद भी उसी बस में बैठकर घर आना था, लेकिन मनोहर स्कूल से घर नहीं आया। घर नहीं आने पर परिवार वालों ने स्कूल में जाकर पूछताछ की, रिश्तेदारों के यहाँ पूछताछ की। नहीं मिलने पर फालना थाने में 26 नवंबर 2016 को FIR संख्या 152 धारा 363 में दर्ज कराई। मनोहर माता पिता का एक इकलौता पुत्र है। इनके 3 पुत्रियां हैं जो ससुराल चली गई है। अब माता पिता बेसहारा है। 30 नवंबर 2016 को विद्यालय के गेट पर एक चिट्ठी मिली जिसमें 25 लाख की फिरौती की मांग की गई। इसी तरह कुल 6 चिट्ठियाँ मिली
और अलग अलग स्थानों पर फिरौती की मांग की गई। अध्यक्ष महोदय, जब पुलिस ज़्यादा सक्रिय हुई तो चिट्ठियाँ आनी बंद हो गई। पुलिस की जांच के साथ सीआईडी को भी ये केस सुपुर्द किया गया। मनोहर के अपहरण के बाद पुलिस व सीआईडी की जांच को 4 वर्ष 3 महीने हो गए, अभी मनोहर का पता पुलिस नहीं लगा पाई है। मनोहर का अपहरण हुआ या गायब हुआ, वह अभी जिंदा है या किसी ने उनको मार दिया है, इस नतीजे पर भी पुलिस नहीं पहुंच पाई है। मनोहर के बुजुर्ग माता पिता बेटे की आस में बुढ़ापे का सहारा बनने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। पुलिस ने पाली एसपी के नेतृत्व में जांच कमेटी बैठा दी, लेकिन जांच कमेटी के 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी रिजल्ट शून्य है। 3 बार मैंने इस प्रकरण को विधानसभा के विभिन्न सत्रों में उठाया, एसपी साहब से भी कई बार मिला, लेकिन ऐसे गंभीर विषय में भी प्रार्थी को न्याय दिलाने की बजाय पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे इस मामले में हस्तक्षेप कर निवेदन करना चाहता हूं कि आप सरकार को निर्देशित करें कि 4 वर्ष 3 माह बीत जाने के बाद भी एक स्कूली छात्र जिसका अपहरण किया गया, अभी तक पुलिस उसे नहीं ढूंढ पाई है। इसकी जांच एसओजी या एटीसी या सीबीआई या अन्य जिस भी एजेंसी से उचित हो वो करवाने का कष्ट करे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, नियम 50 के अंतर्गत मेरे विधानसभा क्षेत्र सोलंबर और आसपास के एरिया में बिजली की लाइनें, पोल और ट्रांसफार्मर हटाने के संबंध में मैं ध्यान आपके आदेश अनुसार कहना चाहूँगा। पलोदड़ा एक बस स्टैंड है, उदयपुर से सोलंबर बांसवाड़ा जाता है, भीड़ भाड़ वाला इलाका है। उस एरिया में ट्रांसफार्मर बस स्टैंड पे है, जिसकी वजह से कई बड़े बड़े हादसे हुए, दुर्घटनाएं हुई हैं, उसको हटाने का निवेदन किया है। दूसरा जैसमन पाल है, प्राकृतिक झील है, बहुत बड़ी झील है, उसके ऊपर ट्रांसफार्मर बिजली के 11 केवी का बहुत बड़ा ट्रांसफार्मर लगा है। आए दिन प्रतिदिन 2-3 बंदर उछल करके उस बिजली के वायरों से टकरा करके मृत्यु होती है प्रतिदिन एवरेज। तो इसको भी क्योंकि टूरिज्म क्षेत्र है, पब्लिक ज़्यादा आती है, जिसकी वजह से बंदरों का भी भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है। तीसरी बात मैं कहूँगा, करकेटा स्थित सोलंबर नगर के बिल्कुल बस्ती आबादी क्षेत्र है, उसमें बिजली के 33 केवी की लाइन होने की वजह से वहाँ भी 3 घटनाएं बहुत बड़ी हुई है, जिसकी वजह से उस परिवार को बहुत बड़ा लॉस उठाना पड़ा और उससे हटा भी दिया है। लेकिन कनेक्शन जो दूसरी तरफ शिफ्ट नहीं किया है, उसको हटाने का पूरा निर्देश जारी कराए। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आपके माध्यम से एक कलाजी संस्थान जैसलमेर ऊपर स्थित है, बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है, उसके ऊपर 33 केवी की विद्युत लाइन जारी है, उसको भी शिफ्ट करने का मेरा निवेदन है। चौथा, सोलंबर नगर के मेन बाजार, सूरजपोल, गांधी चौक, पुलिस चौकी तक मकानों के ऊपर बिजली के वायर है और लाइन बिल्कुल अड़ी हुई है, जिससे बहुत बड़ा घटना होने की संभावना है। यही मेरा निवेदन है। इसी तरह से सराड़ा, सोलंबर, सेमारी, जैसमन, जलारा सरकारी भवनों व मैदानों के ऊपर व अन्य क्षेत्र उदयपुर जिले में और कई जगह बार बार विभाग के निर्देश देने के बाद बिजली विभाग के अधिकारियों ने उनको सरकारी आदेश निकालने के बाद स्कूल, खेल मैदान में, स्कूल में ये, और सोलंबर नगर बोरा समाज सेफी मस्जिद है सोलंबर नगर में, वहाँ उसके ऊपर बिजली के खंभा और वायर हटाने का श्रीमान के माध्यम से मैं अध्यक्ष महोदय जी के माध्यम से निवेदन कर रहा हूँ कि इन गंभीर से गंभीर समस्या को हटाने का आप आदेशित करावे, ताकि मंत्री महोदय भी सामने विराजमान है। धन्यवाद। जय हिंद, जय राष्ट्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।
माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे नियम 50 के तहत स्थगन प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं स्थगन प्रस्ताव नियम 50 के तहत ध्यान आकर्षण करना चाहती हूं कि देश में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु केंद्र सरकार द्वारा स्वदेश दर्शन योजना के तहत श्री कृष्ण सर्किट विकास किया जा रहा है, जिससे भगवान श्री कृष्ण जी की लीला स्थलियों को जोड़ा जा रहा है। महोदय, मचकुंड धाम धौलपुर में भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी रणछोड़ लीला भी की थी, जिसके तहत काल यवन दैत्य का अंत महाराजा मुचकुंद के द्वारा निश्चित कराया गया था। मुचकुंद धाम में भगवान रणछोड़ जी ने महाराज मुचकुंद के साथ मिलकर यज्ञ संपन्न किया, तत्पश्चात द्वारका गमन किया और श्री कृष्ण भगवान के अनेकों नामों में से एक नाम रणछोड़ इसी पुण्यधरा तक ही रहा। अतः महोदय, आपसे निवेदन है कि भगवान कृष्ण की इस परम प्रमुख रणछोड़ लीला को समस्त कृष्ण भक्तों के समक्ष लाकर इस कृष्ण सर्किट की उपदेयता को सिद्ध करते हुए मैं सदन के माध्यम से राज्य सरकार और केंद्र सरकार से विनम्र निवेदन करती हूं कि मैं सभी धौलपुर वासियों की भावनाओं का ध्यान रखते हुए आप मचकुंड धाम धौलपुर को श्री कृष्ण सर्किट में शामिल करने की कृपा करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम सा। माननीय अध्यक्ष जी, सामने कुछ सुनने वाले ही नहीं है, कुछ सुनने वाले नहीं, देखो ना। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी विधानसभा क्षेत्र का एक मात्र गन्ने का उद्योग शुगर मिल केशोराय पाटन लगातार 18 साल से बंद पड़ा है। उस पर मुझे आपने स्थगन के माध्यम से बोलने का मौका दिया, इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 10 फरवरी से लगातार किसान आंदोलित हैं, धरने पर बैठे हुए हैं और धरने पे मात्र केशोराय पाटन के ही किसान नहीं बैठे, बल्कि उनके साथ 100 गांवों के किसान, रोज एक गांव का नंबर आता है, रोज एक गांव का किसान वहां पर धरने पर बैठता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सम्मान्य मंत्री महोदय को, सरकार को बताना चाहती हूं कि सरकार नित नए उद्योग लगाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और मेरी विधानसभा क्षेत्र जो चंबल का वरदान जिसको प्राप्त है, पूरे खेतों में नहर के माध्यम से पानी वहाँ पहुँचता है, पानी की बहुत पर्याप्त मात्रा में वहाँ पर उपलब्ध है। उसके बावजूद लगातार 2002 और 2003 में पिराई सत्र को बंद करने के लिए सरकार, जो भी सरकार तत्कालिक वहाँ पर थी, मंत्रिमंडल उप समिति के माध्यम से निर्णय लिया कि उक्त उद्योग को बंद कर दिया जाए। और मात्र इसलिए बंद किया गया कि 2002 में हम सबको मालूम है कि किस तरह से क्या स्थिति बनी, अकाल की वजह से वहाँ के गन्ने को पशु चारे के उपयोग में सरकार द्वारा लिया गया, इसीलिए आज ये उद्योग बंद पड़ा है।